जराइम पेशा अफराद से ज़्यादा ख़तरनाक जराइम उन लोगों से सरजद होते हैं जिन्हें जराइम के खात्मे के लिए मुकर्रर किया जाता है। ऐसे अहलकार पुलिस के महकमे में भी होते हैं और इंसाफ मुहैया करने वाले इदारों में भी पाए जाते हैं। अगर किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत मौजूद हो और उसके साथ कोई वारदात पेश आ जाए तो सरकारी महकमों में बैठे ऐसे अफराद उसकी हिफाजत करने के बजाय उसकी दौलत को आसान तरीके से हड़प करने के लिए उस पर झूठे मुकदमात बनाने से भी दरेक नहीं करते। जिस तरह पुलिस के लिए किसी को जाली मुकाबले में मारना आसान तरीन काम होता है, बिल्कुल उसी तरह किसी की मेहनत से कमाई हुई दौलत को भी नाजायज़ दौलत करार देकर उसे हड़प करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। कराची में भत्ता लेने वालों की ज़िंदगी तो ऐसे गुजरती है, मगर जिनसे भत्ता मांगा जाता है कभी कभार पुलिस उनकी ज़िंदगी को अजाब बना देती है। यहाँ के एक ताजिर को भत्ता ना देने पर 3 साल कबल कत्ल कर दिया गया था और खौफ के मारे उसका ख़ानदान यहाँ से पंजाब मुंतकिल हो गया। मगर उन्हें क्या खबर थी कि वहाँ की पुलिस यहाँ के भत्ताखोरों से भी 2 कदम आगे है। कराची के भत्ताखोरों से भागकर अटक जाने वाले इस खानदान को मुबैना तौर पर पुलिस वालों ने लियारी गैंग वॉर का कारिंदा बनाकर उनसे सब कुछ लूट लिया और मकतूल के वालिद के साथ दीगर रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस खानदान पर क्या गुजरी हम आपको बताते हैं। पुलिस तो पुलिस ही होती है और एक ही जैसी होती है, चाहे वो सिंध की हो या पंजाब की। अगर ये अपनी करने पर आ जाएं तो हाथी को हिरन और न जाने क्या क्या बना देते हैं, मगर आंखों में पैसों की चमक आ जाए तो फिर सब कानून, कवायद और ज़ाब्ते भुला दिए जाते हैं। कराची के एक ताजिर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसका एक भाई कराची में भत्ता न देने पर कत्ल हुआ और खौफ के मारे उसका खानदान अपने आबाई इलाके मुंतकिल हो गया। लेकिन वहाँ पुलिस ने छापे के नाम पर उसके घर पर चढ़ाई कर दी और घर से सब कुछ लूट कर ले गई। उसके बूढ़े बाप और दीगर रिश्तेदारों को नाजायज असलहे का केस बनाकर फिट कर दिया और साथ ही ये इल्जाम भी लगा दिया कि उनका ताल्लुक कराची की लियारी गैंग वॉर से है। पुलिस की इस नाइंसाफी के खिलाफ मुतासर ताजिर मलिक याकूब ने समा क्राइम सीन की टीम से राब्ता किया और खुद पर ढाए जाने वाले पंजाब पुलिस के जुल्म की दास्तान बताई। मलिक याकूब के मुताबिक अटक और पंजाब एलीट पुलिस फोर्स के 150 से ज्यादा एहलकारों ने उसके आबाई गांव हिंजरा जिला अटक में रात के अंधेरे में उसके और दीगर रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे और इस दौरान उन घरों से करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, 33 मोबाइल फोन्स, 3 गाड़ियां और दीगर कीमती सामान अपने साथ ले गए। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस उसके बूढ़े वालिद, ताया और दीगर 3 कजन्स को भी अपने साथ ले गई। सर, एक जंगी कैदियों के साथ सलूक होता है। मैं कमरों में बंद करके दरवाजे और ताले वगैरह काट के घर में जो जेवरात थे, ये जो कुछ भी था मलिए मेट करके उसको गाड़ियों में डाल के और गाड़ियाँ, पैसे वगैरह जो भी था वो ले गए। और घर वालों को, एक 68 साल मेरे वालिद हैं, उनको मेरे 3 कज़न से और मेरे 74 साल ताया हैं, उनको अरेस्ट करके ले गए। मैंने कोशिश की है कि मालूमात करूं, कुछ मिले, लेकिन मैं यहाँ कराची में था, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि वो देहात है, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि मुतलका थाने में लेके गए, कहाँ लेके गए। मैंने पूछा कितने, कह रहे हैं 100 से ज़्यादा एहलकार थे। देखते हैं कि अटक की पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें और कौन कौन से इल्जामात लगाए गए, क्या ये इल्जाम सच साबित हुए। अटक हिंजरा पुलिस ने सिर्फ इस पर ही बस नहीं किया, बल्कि इस एफआईआर में ये भी इल्जाम लगा दिया कि ये लोग अटक में रहकर कानून नाफिज करने वाले इदारों से कराची में रेंजर्स के हाथों मारे गए अपने भाई की हलाकत का बदला लेने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से बदला लेने की कोशिश के लिए ये मंसूबाबंदी कर रहे थे और हमने बड़ी हिकमत अमली से 100 से ज़्यादा जो है वो पुलिस एहलकारों के साथ इन पे काबू पाया, रेड किया और काबू पाया विदाउट सिंगल फायर, विदाउट किसी चीज़ के। उन्होंने कहा कि भाई ये 5 बंदे अरेस्ट हो गए, मुझे और मेरे छोटा भाई है कि ये फ़रार होने में वहाँ असला लहराते हुए फ़रार हो गए। हालांकि उनका भाई तारिक अजीज सन 2012 में कराची में नामालूम अफराद के हाथों कत्ल हुआ था, जिसका मुकदमा चाकीवाड़ा थाने में दर्ज है।
मेरा भाई जो कराची में 12 जुलाई को नामालूम अफराद की फायरिंग से लियारी में शहीद हो गया था, उससे उन्होंने कहा कि ये लियारी गैंगवार का कारिंदा था और भत्ताखोरी में मुलविस था, जो रेंजर्स और पुलिस के इनकाउंटर में हलाक हो गया था। जबकि उसकी FIR ASI चौधरी रहमत अली थाना चाकीवाड़ा की मुद्दईयत में पुलिस ने ख़ुद काटी थी। नामालूम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ के नामालूम अफराद की फायरिंग से नामालूम दुश्मनी की बिना पे ये कत्ल हो चुका है। उससे पंजाब पुलिस ने उस FIR के की बजाय ये लिखा कि भाई इनका भाई जो है वो रेंजर और पुलिस के हाथों मारा गया। मलिक याकूब और उनके वकील असगर जोया का कहना है कि पुलिस ने FIR में इन दो भाइयों को मफरूर करार दिया, मगर जिस वक्त पुलिस ने उनके गांव पर छापा मारा उस वक्त वो कराची में थे। इस बात का सबूत निजी एयरलाइन का वो टिकट है जो उन्होंने उसी शाम कराची से हासिल किया था, लेकिन पुलिस जानबूझकर अब ये सबूत अदालत में पेश नहीं कर रही। ये वाक़या हुआ, मैं कराची में था और मैंने जब टिकट ली है तो उसके बाद टिकट एक दिन पहले मैंने ली है, 12 तारीख का जो रियल डे था, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गया हूँ, जिसका बाकायदा हमारे गांव में 110 अफराद की आबादी है जो बालिग हैं, जिनके पास NIC है, वोट डालने जाते हैं। उनमें से 110 में से 7 के NIC एक्सपायर हैं, 103 के हलफनामे उन्होंने पुलिस को दिए हैं कि ये शख्स यहाँ मौजूद नहीं था और ना कोई इस घराने ने कभी कोई ऐसी हरकत की है, ये बेगुनाह है। जिला अटक की थाना हिंजरा की पुलिस ने छापे के दौरान घर से 3 गाड़ियां भी बरामद करने का दावा किया, जिसके बारे में पुलिस का कहना था कि ये गाड़ियां छीनी गई हैं, लेकिन जब कोर्ट में मलिक याकूब के वकला ने गाड़ियों के कागजात पेश किए तो पुलिस फिर कोई भी जवाब न दे सकी। जब उन्होंने रेड किया तो घर में खड़ी गाड़ियां जो हम कराची से जो है वो ली थी, हमने परचेज़ की थी, बैंक लीजिंग पे थी, उनको उन्होंने कहा कि ये भी चोरी की हैं, ये कस्टम चोर हैं, वो भी उठा के ले गए। उसके बाद घर में जो छोटे बच्चियों ने या सिस्टर्स ने या घर वालों ने जेवरात पहने हुए थे, उनको कहा कि आप ख़ुद उतार के दें, क्योंकि उनके साथ कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी। घर में जितना सोना पड़ा था, मेरे मरहूम भाई की निशानियाँ, घड़ियाँ वगैरह पड़ी थी, वो ले गए। मुतासरा खानदान की जानिब से तमाम सबूत दिए जाने के बाद भी अब तक जो कुछ हुआ, इस केस के एक मुतासरा शख्स की जुबानी ही सुन लीजिए। मलिक याकूब के मुताबिक रावलपिंडी और अटक पुलिस जाती अनात की बिना पर उन्हें निशाना बना रही है और DPO अटक और DSP हिंजरा उनके खिलाफ जाली मुकदमात बना रहे हैं और उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। इस सिलसिले में जो भी पुलिस ऑफिसर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की कोशिश करता है, DPO अटक उसे हटा देता है। DSP बार बार लोगों के ज़रिए पैगाम भिजवा रहे हैं, अदालत में भी जब आते हैं तो IO के थ्रू भी जो है ना पैगाम यही मिलता है कि आपने अगर ज़्यादा आगे पीछे भाग दौड़ करने की कोशिश की तो जो आपके बकाया ख़ानदान के लोग हैं, मेल फीमेल, हम सबको इन्वॉल्व कर देंगे इन चीज़ों में और अदालत में आपको इतने चक्कर लगवाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मलिक याकूब का कहना है कि उसने अपने घर वालों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए उन्हें अपने आबाई गांव मुंतकिल कर दिया। शहर में गैंगवार ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और गांव में पुलिस वालों ने लूटने में कोई कसर न छोड़ी। उन्होंने आला हुक्काम से पंजाब पुलिस की ज्यादती के तहकीकात कराने और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। खुदा के वास्ते इस चीज़ को आप अपने तौर पर इंक्वायरी किसी साफ शफाफ जो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस महकमे पे हो, उससे इंक्वायरी करवा लें कि DPO अटक और DSP हज़रों ने हमारे साथ क्या जुल्म किया, इसकी आज़ाद शफाफ इंक्वायरी करवा लें। इलाके में जो है वो पूरी जो है ना इंक्वायरी करवा लें। मलिक याकूब आज भी इंसाफ के लिए मुताल्लिका इदारों को दुहाई दे रहा है, लेकिन पंजाब के जिला अटक की पुलिस की ज्यादती और छापे के नाम पर होने वाली लूटमार का कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। पुलिस का महकमा इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद इतना बदनाम क्यों है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा और पुलिस वालों को भी पता है, मगर इसके बावजूद हालात जूं के तू हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
साल कबल इसके ऊपर इसके और इसके भाई के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने बकरी चोरी की। इसने आते साथ ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 3 गोलियां मेरे वाला साहब को लगी। उनकी मौके पर डेथ हो गई। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बकरी की चोरी का जुर्म बज़ाहिर है तो छोटा सा, मगर बाज़ दफ़ा छोटी सी बात भी घर के घर उजाड़ कर रख देती है। रावलपिंडी के थाना कलर सैयदा में 4 साल कबल जिस नौजवान ने बकरी चोरी की थी, वो एक कत्ल करने के बाद फरार हो गया, मगर 4 बरसों के दौरान वो एक बहुत बड़ा डकैत बन गया। मगर कैसे, आइए देखते हैं। कातिल राशिद कलर सईदा का रिहायशी है, जिसका रिकॉर्ड शुरू से ही कुछ अच्छा नहीं था। कलर सईदा के ही रिहायशी जाहिद कुरैशी ने एक बकरी खरीदी, जो कुछ दिन बाद ही चोरी हो गई, जिसका शक राशिद और उसके भाई पर किया गया। ये जी राशिद नामी लड़का है, जो कि आज से तकरीबन 4 साल पहले कलर सईदा का रिहायशी है। 4 साल कबल इसके ऊपर इसके और इसके भाई के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने बकरी चोरी की। जाहिद कुरैशी ने मुल्जिम राशिद के भाई को इलाका मकीनों के सामने बुलाया और उससे चोरी शुदा बकरी के हवाले से मालूमात लेने की कोशिश की, जिसका राशिद को इल्म हो गया और राशिद भी मौके पर पहुंचा और तल्ख कलामी के बाद फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से जाहिद कुरैशी जाँ भाग, जबकि उसका बेटा वाहिद कुरैशी जख्मी हो गया। जब बकरी चोरी का इल्ज़ाम लगा तो मामला जो है वो लोकल पंचायत में गया। पंचायत में फिर पंचायत ने इनको बुलाया और बुला के इसके भाई को काफ़ी जो है वो कहा, बुरा भला कहा कि भाई आप लोगों ने बकरी चोरी की है। इसको किसी ने बताया कि तुम्हारे भाई की पंचायत में इंसल्ट हुई है, जिसके ऊपर ये दिल बर्दाश्ता हो गया और फिर इसने गुस्से में जाकर तो एक जाहिद नामी आदमी था, जिसको इसने कत्ल कर दिया और उसके बेटे वाहिद को ज़ख्मी कर दिया। ये अपने भाई अंसर महमूद और 2 दोस्तों के साथ यहाँ इस दुकान पे आया। इसने आते साथ ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 3 गोलियां मेरे वाला साहब को लगी। उनकी मौके पर डेथ हो गई और एक फायर मुझे लगा। मैं इंतहाई सीरियस हालत में, मुझे हॉस्पिटल ले गई होली फैमिली, और 1 साल 5 महीने मैंने बेड पे गुजारे। वारदात के बाद मुल्जिम राशिद फरार हो गया, मगर रहा इसी इलाके में और वारदातें करता रहा। थाना कलर सईदा में मुल्जिम के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज हैं। इसके ऊपर 4 FIR हैं जी, जो इसी थाने की हैं। एक 302 की है कत्ल की, और बाकी जो है वो डकैती की है। बाकी साथी भी इसके गिरफ्तार हो गए थे और ये उन वारदातों में अभी ये गिरफ्तार हुआ। कत्ल की वारदात के बाद राशिद फरार हो गया और 4 साल तक उसी इलाके में डकैती की वारदातें करता रहा। यहाँ तक के लोग उसका नाम सुनकर अपना कारोबार बंद कर देते थे। मुल्जिम कत्ल के बाद अपने भाई समेत रूपोश हो गया और इलाके में मालदार लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुल्जिम इस इलाके को जानता था, इसलिए मामूली रैकी के बाद घर में घुसकर अहले खाना को बांधकर डकैती की वारदात करता। पहले पिस्तौल इसने रखा है इधर, फिर 2-3 पिस्तौल इधर मारे हैं, ऐसे बैठ मारे हैं, कुछ इधर मारे हैं, और बोलते हैं कि आपके पैसे किधर हैं, आपका जेवर किधर है। मैंने बोला यार अंदर वो ताले सब खुले हुए हैं, मारने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, या तो हमारे ताले लगे हुए हैं ना, तो फिर तो आप मारें तो फिर वो फिर तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा रहे हैं इधर। जितना कितने सामान लेके गए? माल लिया तकरीबन 12-13 लाख का। डकैती की वारदातों के बाद इलाके में राशिद डान ने अपना खौफ बना दिया था, क्योंकि वो वारदात के साथ साथ अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। काफ़ी अरसे से इस इलाके में खौफ की अलामत बने हुए थे, जो चोरियाँ डकैतियाँ और ये इस तरह के सारे केसेस करते थे। तो उस हवाले से इसने काफ़ी सारी डकैतियाँ भी यहाँ पे की हैं, जो उसने तस्लीम कर ली हैं कि मैंने फलां जगह फलां बंदे के साथ ये वारदात की है। बस फिर ये भाग गए थे, मफरूर था 4 साल से। कत्ल के बाद
राशिद से डाकुओं के एक गिरोह ने राब्ता किया और उसे डकैतियों के जरिए रकम जमा करने के लिए कहा ताकि ये रकम कत्ल के मुकदमे में इस्तेमाल की जाए, और यहीं से जराइम का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कत्ल के बाद मुलजिम राशिद से इलाके के वारदातियों ने राब्ता किया और उसके साथ मिलकर वारदातें करने को कहा। उसे कहा कि कत्ल के मुकदमे में रकम लगेगी और वो रकम डकैती की वारदातों से जमा की जा सकती है। ये जब मफरूर हुआ है तो उसके बाद जब जाहिर है जब मफरूर होते हैं तो फिर ये इसी किस्म की पनाहगाहें ढूंढते हैं जहाँ पे इसी किस्म के नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। जब ये वहाँ जाके उनसे मिला तो फिर वहाँ के जो कुछ लोग थे जराइम पेशा, उन्होंने इसको ये मशवरा दिया कि अब चूँकि तुम कत्ल के मुकदमे में हो और तुम्हारा खर्चा भी काफ़ी होगा, तो तुम्हारे माली हालात भी इतने ठीक नहीं है, तो तुम हमारे साथ डकैतियाँ करो, क्योंकि इसी तरह तुम ये पैसा जनरेट करोगे जिससे कि तुम अपने केसेस की कर सकोगे, उनको टैकल कर सकोगे। तो उसके बाद फिर ये उस ग्रोह का हिस्सा बन गया और फिर इसने कलर सईदा में डकैती की वारदातें शुरू कर दी। मुलजिम हर वारदात में इलाका मकीनों को उनके माल से भी महरूम करता था और तशद्दुद का निशाना भी बनाता था, मगर साथ साथ उनसे माफी मांगता और कहता कि वो मजबूर है। इस मजबूरी में उसने कई खानदानों की जमा पूंजी हथिया ली। मेरा पुराना नंबर ऑन था, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम जो भी नंबर चेंज करो हमसे रब्ता करना। अब ये है कि किसी तरह से भी पैसे करने हैं, तो पैसे होंगे तो रज़नामा हो जाएगा, हम लोग कराएंगे। मैंने इसके बाद जो है 3 ही वारदातें की हैं डकैती की, और जहाँ भी मैंने जिन तीनों जगह गया हूँ, 2 जगह जो थी जो ये मेरे गाँव वाली थी, इस जगह मैं बाहर ही था, तो इनके साथ मैंने कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों जगह जहाँ भी बात हुई तो मैंने उनके साथ यही कहा कि मैं मजबूरी के तहत ये मैं कर रहा हूँ, पहले ऐसा मैंने कभी नहीं किया था, मुझे माफ़ कर देना। तो आप मेरी माएँ हो, बहनें हो, उन्होंने भी ये तस्लीम किया है मेरे तफ्तीशी साहब के सामने कि इस लड़के ने यही कहा था कि मैं बहुत मजबूर हूँ, आप मेरी बहनें हो, माँ हो। तो ये तो बात सही है। बस मैं इन लोगों के ये पहले के डकैत थे, इश्तिहारी थे, आते रहते थे, इनकी बातों में मैं आ गया, बस मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं। 4 साल बाद कलर सईदा पुलिस ने बिलाखिर इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम का साथी गैंग पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, जिससे इलाके में डकैती की वारदातों में किसी हद तक कमी आई है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, कलर सईदा, रावलपिंडी। जराइम के बहुत सारे वाक़यात का हमें इसलिए भी इल्म नहीं होता कि मुतासरा अफराद अपने खिलाफ होने वाली वारदातों के बारे में किसी को इत्तला ही नहीं देते। अगर आपके इल्म में कोई ऐसी वारदात हो तो हमें ज़रूर इत्तला दीजिए ताकि हम उसे मुतालिका इदारों तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।